हम लोग आज त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे। ये त्रिपक्षीय संघर्ष किस क्षेत्र के लिए लेकर हुआ था? कन्नौज। कन्नौज जो है इसको लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज मैंने आपको बताया था कि पाटलिपुत्र गुप्त काल के बाद, गुप्त काल की समाप्ति के बाद पाटलिपुत्र का राजनीतिक महत्व उत्तर भारत से समाप्त हो गया और उसका स्थान कन्नौज ने ले लिया। कन्नौज का प्राचीन नाम कानकुब्जा है। कानकुब्जा है और यही कानकुब्जा जो है कन्नौज में बदल गया। इसका नाम श्री महोदय भी मिलता है, महोदय श्री भी मिलता है। कन्नौज को महोदय श्री भी कहा जाता है या महोदय भी कहा जाता है। कन्नौज का प्राचीन नाम कानकुब्जा है और कन्नौज आधुनिक नाम है। और कन्नौज का एक जो प्राचीन नाम महोदय श्री भी है, इसको मध्यकालीन नाम भी कह सकते हैं, पूर्व मध्यकालीन नाम भी कह सकते हैं, क्योंकि जब प्रतिहार शासक मिहिर भोज का शासन था, प्रतिहार शासक मिहिर भोज का शासन था कन्नौज पर, तो इसका नाम जो है महोदय श्री पड़ा था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कन्नौज क्यों राजनीतिक शक्ति, कन्नौज जो है उत्तर भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति क्यों बना, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए यहां पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, यह 8वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ। 8वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ और 10वीं सदी तक ये संघर्ष चलता रहा। कहने का अर्थ कि 8वीं सदी, 9वीं सदी और 10वीं सदी के यह संघर्ष जो है मतलब आपको चलता रहा। ये काफी लंबा संघर्ष था, लगभग 300 वर्ष तक ये संघर्ष चला। 300 अगर नहीं कहिएगा तो अगर बहुत स्टैंडर्ड तरीका से लीजिएगा तो 750 के आसपास शुरू हुआ था और लास्ट फेज 963 है, तो मान लीजिए 200 साल ऐसे भी अगर रखते हैं तो 200 साल तक ये संघर्ष चला। और इसमें उत्तर भारत की दो प्रमुख शक्ति थी, पाल और प्रतिहार, और दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति थी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के बारे में मैंने कल आपको बताया, लास्ट क्लास में बताया था कि राष्ट्रकूट, देखिए पाल और प्रतिहार का इंटरेस्ट क्यों टकराता था, तो कन्नौज से लेकर मुंगेर तक के एरिया पर पाल और प्रतिहार के बीच संघर्ष होता था। ये काफी बनारस का गंगा का द्वार का इलाका है और यहाँ से काफी भारी मात्रा में राजस्व आता था। इस कारण जो है प्रतिहार चाहते थे कि कन्नौज पर हम अपना नियंत्रण रखें और उससे क्या हुआ कि पाल जो है पाल को राजनीतिक यहाँ पर वर्चस्व न दे। पाल सोचते थे कि हम कन्नौज पर अधिकार कर लेंगे तो हमारा जो है अधिकार मालवा पर भी हो जाएगा, गुजरात के क्षेत्र पर, गुजरात के व्यापार पर हमारा एंट्री हो जाएगा। और कन्नौज जो है कहीं ना कहीं पंजाब से भी नज़दीक है और ये बाहरी हलचल के पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में भी सेंस था, पाल के मन में, कि हम एक उत्तर भारत की अखिल भारतीय उत्तर भारत का एक प्रमुख शक्ति बने। और राष्ट्रकूट और प्रतिहार में मालवा और गुजरात को लेकर संघर्ष होता था। मालवा और गुजरात के लिए संघर्ष होता था। ये तीन शक्तियां जो है विभिन्न हितों के कारण टकराहट ले रही थी। बाकी कन्नौज का क्या इंपॉर्टेंस था ये सब मैं शायद आपको बता चुका था, इसलिए यहां पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष कैसे कैसे हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए हुआ। कन्नौज पर आयुध भाई का शासन था। आयुध भाई जो थे दो थे, चंद्रायुध और इंद्रायुध, ये दो भाई थे, चंद्रायुध थे और इंद्रायुध थे।
संघर्ष जो है इन्हीं को लेकर था। प्रतिहार शासक वत्सराज ने क्या किया, वत्सराज ने क्या किया, कन्नौज पर हमला कर दिया। पहला चरण में कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष का पहला चरण में यह हुआ कि प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज पर हमला कर दिया। जब कन्नौज पर प्रतिहार शासक ने हमला कर दिया और जीत लिया, और इसने क्या किया, पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित कर दिया और वहां पर अपने इंटरेस्ट का व्यक्ति इंद्रायुध को शासक घोषित कर दिया। लेकिन उसी समय राष्ट्रकूट शक्ति थी ध्रुव, राजा ध्रुव थे, और उसने क्या किया, वत्सराज को पराजित किया और जो है पाल शासक धर्मपाल को भी राजा ध्रुव का अधीनता स्वीकार करना पड़ा या पराजित होना पड़ा, उसको आप जैसे भी कहिए। लेकिन ध्रुव जो है कुछ राजनीतिक कारण से, अपने घरेलू कारण से फिर वो दक्षिण भारत या अपने राष्ट्रकूट मतलब मानखेत लौट गया, अपनी राजधानी मानखेत लौट गया। इसका फायदा, क्योंकि वत्सराज तो पराजित हो गया था, इसका फायदा कहीं ना कहीं धर्मपाल उठाया और धर्मपाल ने क्या किया कि चंद्रायुध को वहां की गद्दी पर बैठा दिया, कन्नौज की गद्दी पर, और कन्नौज में अपने आप को उत्तरापथ स्वामी का उपाधि ले लिया, उत्तरापथ स्वामी का उपाधि ले लिया। मैंने बताया था कि 11वीं सदी का एक लेखक है, गुजराती लेखक सुरढल, उसने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा है। कहने का अर्थ कि फर्स्ट फेज में कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष का जो पहला चरण हुआ, उसमें कहीं ना कहीं धर्मपाल जो है पाल शासक विजेता के रूप में उभरे। लेकिन जब त्रिपक्षीय संघर्ष का दूसरा चरण जब शुरू होता है तो उसमें जो आयुध भाई हैं वो काफी आपस में लड़ाई करते हैं, संघर्ष करने लगते हैं। जिससे दूसरा संघर्ष में जो आयुध भाई हैं, दोनों भाई जो इंद्रायुध और चक्रायुध है, आपस में काफी संघर्षरत थे। और फिर इसी स्थिति का फायदा प्रतिहार शासक गोविंद तृतीय उठाएगा, प्रतिहार शासक गोविंद तृतीय उठाएगा। और ये गोविंद तृतीय क्या करता है कि कन्नौज पर जाके हमला कर देता है और कन्नौज को जीत लेता है। लेकिन ठीक इसी समय आप कह सकते हैं कि फिर से प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय क्या करता है, कन्नौज को जीत लेता है और अपनी राजधानी घोषित कर देता है। लेकिन उसी समय राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय जो है नागभट्ट द्वितीय को पराजित करता है, नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर देता है। नागभट्ट द्वितीय जो है 806-7 के आसपास कन्नौज को जीतता है, ठीक। और गोविंद तृतीय जो है नागभट्ट द्वितीय को 810 AD में पराजित कर देता है। लेकिन गोविंद तृतीय, मैंने आपको कल एक क्लास में बताया था कि गोविंद तृतीय जब उत्तरी भारत अभियान पे गया था तो इसके पुत्र अमोघ वर्ष का जन्म हुआ था नर्मदा नदी के किनारे, ये मैंने आपको बताया था, याद होगा। तो इसी अभियान में गया था, नागभट्ट द्वितीय को जो पराजित करने के लिए गया था वह प्रतिहार शासक गोविंद तृतीय, उसी अभियान में अमोघ वर्ष का जन्म हुआ था। यह है आपका नागभट्ट द्वितीय के समय में शासक गोविंद तृतीय। तो यहाँ पर जो है फिर से जो है ये कह सकते हैं कि नागभट्ट द्वितीय, गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया और ये कहानी फिर समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ भी आप देखिएगा फिर से पाल शासक को ये फायदा हो गया, पाल शासक फिर से जो है कन्नौज की गद्दी पर कब्जा करने में सफल हो गया, क्योंकि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय दक्षिण भारत फिर से वापस लौट गया। अब चतुर्थ चरण शुरू होता है। इस समय मिहिर भोज प्रतिहार शासक बनते हैं, मिहिर भोज प्रतिहार शासक बनते हैं और 836 AD में हमला करते हैं कन्नौज पर। लेकिन पाल शासक देवपाल से पराजित हो जाते हैं। लेकिन पाल शासक किससे पराजित हो जाते हैं, पाल शासक देवपाल से ये पराजित हो जाते हैं।
फिर 852 एडी में मीर भोज जो है कन्नौज को जीत लेता है। 852 एडी में कन्नौज को जीत लेता है और अपने आप को कन्नौज की राजधानी या घोषित कर देता है। मतलब इस चरण में, चौथे चरण में आप कह सकते हैं कि मीर भोज जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने में सफल होता है। और यहीं से आप कह सकते हैं कि 5 शासक कमजोर भी पड़ जाते हैं और फिर वो कन्नौज के लिए अपना अधिकार एक तरह से मान सकते हैं कि समाप्त हो जाता है। यह हो गया मीर भोज के समय में। लेकिन इसके बाद जो है राष्ट्रकूट शासक हमला तो करते हैं, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि 5वां चरण में राष्ट्रकूट शासक है आपकी इंद्र तृतीय। और 915 एडी में जब कन्नौज का जो शासक था उसका नाम था महिपाल, कन्नौज का जो प्रतिहार शासक था महिपाल, उसको पराजित करता है। और मैंने आपको सूचना दिया था कि 915 एडी में ही बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था और इंद्र तृतीय को वल्लभ राज या सर्वश्रेष्ठ राजा कहता है। ये मैंने आपको बताया था। यही विजय के बाद जो प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया था, इसलिए जो है इंद्र तृतीय को उसने सर्वश्रेष्ठ राजा कहा था। अंतिम चरण में, छठा चरण में आप कह सकते हैं कि कृष्ण तृतीय, जिसने अकाल वर्ष का उपाधि लिया था, इसने कन्नौज पर हमला किया, लेकिन यह भी जो है कोई विशेष वहां पर एक्शन नहीं लिया और यह वापस लौट गया। इसका फायदा कहीं ना कहीं प्रतिहार शासकों ने उठाया और कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन बना रहा। लेकिन कन्नौज पर प्रतिहार का शासन तो बना रहा, गोविंद तृतीय ने नागभर द्वितीय से एक चीज, नागभर द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हार गया। उस एरिया का नाम था मालवा। और मैंने बताया था कि मालवा का क्या महत्व है किसी भी उत्तर भारतीय शक्ति के लिए, क्योंकि यह मैं बता चुका हूं कि मालवा कहीं ना कहीं गुजरात के व्यापार के लिए बहुत बड़ा सशक्त, मतलब अनुकूल जगह था और उस पर उत्तर भारतीय शासक का कब्जा होना जरूरी था। ये मैं बता चुका था। तो कहीं ना कहीं प्रतिहार शासक जो हैं वो मालवा गोविंद तृतीय नागभर द्वितीय जब खो देते हैं तो उसके बाद वो ऐसे ही प्रतिहार शासक कमजोर हो जाते हैं और बाकी इन तृतीय ने भी जो है पराजित किया महिपाल को, कृष्ण तृतीय ने भी पराजित किया। लेकिन फिर भी जो है एक कह सकते हैं कि जीर्ण शीर्ण कमजोर शक्ति प्रतिहार हो गई थी, लेकिन फिर भी कन्नौज फाइनली जीतने में प्रतिहार ही सफल हुए। फाइनली विजेता कौन हुआ? प्रतिहार ही सफल हुए। पाल भी इस शक्ति से कमजोर हो गए और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति तो बने रहे, लेकिन वह फिर जो है उत्तर भारत की ओर नहीं देखे और उनका इंटरेस्ट भी मालवा तक ही था। और मालवा जब वो जैसे ही जीते, उन्होंने हमला तो किया, महिपाल को पराजित किया, लेकिन वह कोई डिसिसिव उनका उत्तर भारत में शासन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। इससे सबसे ज्यादा पाल को लॉस हुआ। पाल जो है उत्तर भारत की राजनीति से समाप्ति हो गए और उनका स्थान सेन वंश ने ले लिया। गुर्जर प्रतिहार वंश के समाप्ति के बाद आप कह सकते हैं कि भारत में सामंतवाद और तेजी से फैला और राजपूत, छोटे छोटे राजपूत राज्य पूरे भारत में अस्तित्व में आ गए। मैंने बहुत चर्चा भी किया था, जो आपका दिल्ली का तोमर वंश हुआ, अजमेर का चौहान वंश हुआ, चंदेल वंश हुआ, ये सब मैंने चर्चा कर चुके हैं पहले ही, यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे। इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि विदेशी जो आक्रमण था अब जो है काफी तेजी से भारत पर बढ़ा और 712 एडी में सिंध पर अरब आक्रमण होता है और फिर जो है 1000 में से लेकर 1025 तक लगातार महमूद गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। फिर तराइन पर का आक्रमण होता है 1191 एडी में। तो ये सब कारणों से अब मुस्लिम जो विदेशी आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण भारत पर अब शुरू हो जाता है। तो यही था आपका त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासकों ने ही किया और फाइनली प्रतिहार शासकों ने ही त्रिपक्षीय संघर्ष को जीता भी। और सबसे ज्यादा लॉस कहीं ना कहीं पाल को हुआ, क्योंकि पाल इस संघर्ष में पाल का
जो है राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो गया। यह आपको मेरा यह सूचना था। अब जो है पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट से संबंधित कुछ हम सूचना सोच रहे हैं कि आपको हम दे दें। सबसे पहले हम राष्ट्रकूट के बारे में सूचना दे देते हैं, जो इस विषय से संबंधित है। राष्ट्रकूट के बारे में वो सूचना दे देते हैं। देखिए, अमोघ वर्ष के समय में अपभ्रंश का एक बहुत बड़ा विद्वान रहता था, स्वयंभू। अपभ्रंश भाषा का एक बहुत बड़ा विद्वान स्वयंभू उनके दरबार में रहता था। अमोघ वर्ष के दरबार में स्वयंभू रहता था। कन्नड़ भाषा का किताब, जब कन्नड़ भाषा के विद्वान थे जिनसेन, उन्होंने आदि पुराण लिखा था। ठीक, अमोघ वर्ष जो राजधानी बसाया था मानखेत, वह इतना सुंदर था कि उसकी तुलना इंद्रपुरी से किया जाता है। उसकी तुलना इंद्रपुरी से किया जाता है। यह है अमोघ वर्ष के बारे में हम सोच रहे थे आपको यह सूचना देना। कृष्ण तृतीय के बारे में एक सूचना मैं देना चाह रहा था। इनके दरबार में पूर्ण भाषा के कन्नड़ भाषा के विद्वान पूर्ण रहते थे और इन्होंने शांति पुराण लिखा था, है ना। कृष्ण तृतीय ने अकाल वर्ष का उपाधि लिया था, ये बता चुके हैं। और कांची एवं तंजौर कोंड का भी इसने उपाधि लिया था। यह सब मैंने सूचना आपको दिया था। इन्होंने शिक्षा के विकास के लिए भी काम किया। राष्ट्रकूट शासकों ने कन्नड़ भाषा के विकास में काफी योगदान दिया। देखिए, कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक की भाषा है आज की तारीख में। दक्षिण भारत में देखिएगा 4 भाषा है कन्नड़। पहला ये समझ लीजिए कि राष्ट्रकूट शासकों ने कन्नड़ भाषा के विकास में काफी योगदान दिया। इसको आप लोग समझ लीजिए। अच्छा, फिर मैं बाद में चर्चा करूंगा। कन्नड़ भाषा के विकास में राष्ट्रकूट शासकों ने काफी योगदान दिया। पहला चीज, जैन धर्म का भी इस काल में काफी विकास हुआ और बाकी अन्य धर्मों के प्रति भी जैन शासक, ये जो राष्ट्रकूट शासक थे, सही समूह थे, धर्म सही समूह थे। ये नहीं थे कि अन्य धर्मों के प्रति ये असही समूह थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। इन्होंने एलोरा का और एलिफेंटा का जो गुफा मंदिर देख रहे हैं, ये राष्ट्रकूट शासकों की देन है। और एलोरा से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्म की से ही संबंध है। एलोरा का जो गुफा मंदिर है वह हिंदू धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित है। ये इसको आप लोग थोड़ा सा क्लियर समझिएगा। इस समय जो मंदिर बनते थे, राष्ट्रकूट शासकों ने जो मंदिर बनाया था वो पल्लव शासक के नकल पर ही बनाया था। जैसे पल्लव शासक बनाते थे उसी तरह बनाए थे। हम पल्लव की चर्चा करेंगे। बस इतना ही समझिए कि राष्ट्रकूट शासकों का जो मंदिर का स्थापत्य है वो पल्लव शासक का ही नकल है। पल्लव शासक जो थे मेनली चट्टान को काट कर मंदिर बनाते थे। चट्टान को काट कर मंदिर बनाते थे। ये पल्लव शासक के बारे में, राष्ट्रकूट शासकों के बारे में, उनके मंदिर स्थापत्य के बारे में सूचना है। इन्होंने, राष्ट्रकूट शासकों ने अरब आक्रमणकारी का बहुत सफलतापूर्वक सामना किया। नागभट्ट के बारे में बता ही चुके हैं। और लेकिन बाद में जब व्यापारी के रूप में इनका स्वागत किया, आक्रमणकारी के रूप में तो इनको घुसने नहीं दिया, लेकिन व्यापारी के रूप में इनको प्रवेश करने दिया और मस्जिद बनाने की स्वतंत्रता दी। आखिर अर्थात कि आपको व्यापार भी कीजिए और आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी है। तो कहीं ना कहीं यह इनका देन माना जाएगा। शिक्षा में देखिए कि कन्हेरी बौद्ध विहार शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी बौद्ध विहार शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो यह है राष्ट्रकूट शासकों के बारे में, उनका क्या देन था, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। पाल शासक की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। छोटा छोटा क्वेश्चन है,
परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। पाल शासक देवपाल हुए थे और देवपाल के बाद विग्रहपाल हुए और विग्रहपाल के बाद नारायणपाल हुए। देवपाल के बाद पाल शासक कौन हुए? विग्रहपाल, और विग्रहपाल के बाद हुए नारायणपाल। विग्रहपाल एक ऐसा पाल शासक था जिसने, आप कह सकते हैं कि संन्यास ले लिया था अपने बेटा के पक्ष में, और नारायणपाल जो है उसके बाद उसका बेटा राजा बना। नारायणपाल जो है आप कह सकते हैं कि 100 शैव मंदिर बनाया था, 100 शैव मंदिर बनाया था। जो गुजरात का चालुक्य शासक था, अनिलवाड़ा का चालुक्य शासक, अनिलवाड़ा का चालुक्य शासक, इसको लाट का चालुक्य भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अनिलवाड़ा का चालुक्य और लाट का चालुक्य दोनों एक ही है, उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और भीम प्रथम जो इसका मंत्री राजा था, उसका 2 सेनानायक था, वस्तुपाल और तेजपाल, वस्तुपाल एवं तेजपाल। ये वस्तुपाल और तेजपाल ने जो है दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर इसी ने बनाया था। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर वस्तुपाल और तेजपाल ने ही बनाया था। दिल्ली का जो दिल्ली है, मैंने शायद बता दिया था 11वीं शताब्दी में इसका स्थापना हुआ है, लेकिन नहीं, दिल्ली का की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुआ था और तोमर शासक अनंगपाल ने किया था। तोमर शासक अनंगपाल ने किया था और 1151 में जो अजमेर का या सांगभरी का चौहान वंश था, विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव ने दिल्ली को जीत लिया। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव ने दिल्ली को जीत लिया। दिल्ली का जो अनंगपाल शासक संस्थापक है, उसका वर्णन पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदायी ने किया है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदायी ने किया है। एक और सूचना हम देना चाह रहे थे, जो जयसिंह सिद्धराज जो चालुक्य वंश का शासक था, याद होगा मैंने पढ़ाया था, जयसिंह सिद्धराज, उसने खंबात में जब मंदिर टूट गया था तो उस मंदिर का जयसिंह सिद्धराज जो गुजरात का चालुक्य शासक था, जब खंबात में मस्जिद टूट गया था तो उसको बनाने के लिए 1 लाख बालोम मुद्रा दान में दिया था। क्या बनाने के लिए उसको मुसलमानों को दान में दिया था। ये सूचना हमको देता है एक मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी। तो यही है आपका पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बारे में जो सूचनाएं थी, कुछ जो मैं चाह रहा था कि आपको दे दिया जाए, या यही है। और इस प्रकार से आपका त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हुआ। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बारे में जितना भी परीक्षा में पूछा जा सकता है वो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अब और भी कुछ हम चाह रहे हैं कि प्राचीन भारत में एक फैक्टर हम सामंतवाद आपको पढ़ाएं, और सामंतवाद के बाद ही हम जो है पूर्व मध्यकाल में, प्राचीन भारत और पूर्व मध्यकाल में हम लोग जो है ट्रांजिशन फेज से क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग चूँकि प्राचीन भारत पढ़ाते पढ़ाते पूर्व मध्यकाल में भी चले जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक इतिहास कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। और सामंतवाद पढ़ाने के बाद हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। पूरा दक्षिण भारत का इतिहास हम महापाषाण काल से शुरू करेंगे और हम आ जाएंगे सीधे जो है मध्यकालीन भारत तक। पूरा एंशिएंट इंडिया में दक्षिण भारत का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, सिर्फ राष्ट्रकूट का मैंने बताया था। और मैंने आपको कहा था कि तकनीकी कुछ समस्याएं हैं कि राष्ट्रकूट को हमको पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बता दिया दक्षिण भारत में अलग से। लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास में का अलग से जो है आपको पूरा कैसे कैसे ग्रेजुएट, कौन राज्य आया, कौन गया, ये सब बताया जाएगा। आज का वीडियो इतना ही। क्लास फिर हम मिलते हैं सामंतवाद के साथ। धन्यवाद।